Hello students, I Dr. Rosni Loya from Marwadi College Intermediate Section Department of Commerce। आज आपको हम नेक्स्ट टॉपिक आपका बीएसटी का पार्ट बी का फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है ये जान ले पहले। वित्तीय निर्णय वित्तीय प्रबंधक द्वारा लिया जाता है। कई प्रकार के हमको निर्णय लेना पड़ता है, जैसे कोई नया व्यवसाय स्थापित करना हो तब, या पहले से स्थापित व्यवसाय हो तो उसके विकास के लिए, उसके आधुनिकीकरण के लिए उसे कई निर्णय लेना पड़ता है, जिसमें उन्हें फंड का यूज़ करना पड़ता है और उस फंड को वो कहाँ विनियोग करे और कितनी मात्रा में वो प्रयोग करे ताकि व्यवसाय से हमें उसका आय प्राप्त हो सके, एक अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सके। व्यवसाय में हमें कई प्रकार का विनियोग करना होता है, जैसे स्थायी संपत्ति के लिए विनियोग करना होता है तथा चालू संपत्तियों में भी विनियोग किया जाता है। ऐसा कठिन निर्णय जो वित्तीय प्रबंधक द्वारा ही लिया जाता है ताकि आय का विश्लेषण वो कर सके कि आने वाले समय में कितना हमें आय प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को दो भाग में बांटा गया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तथा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन अर्थात दीर्घकालीन विनियोग निर्णय। दीर्घकालीन विनियोग में हम लोग पूंजी बजटिंग का निर्णय लिया जाता है, जिसमें लंबे अवधि के लिए संपत्तियों में विनियोग करते हैं, जिसमें अस्थायी संपत्ति आती है, जैसे कि हमें भूमि या मशीन, प्लांट, फर्नीचर एट्सेट्रा होता है, जो कि हमें आने वाले समय में कई लंबे समय तक वो आय प्राप्त उससे हमें होता है। तुरंत उससे आय प्राप्त नहीं होता, पर लंबे समय की अवधि में उससे हमें आय प्राप्त होता है। सेकंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अल्पकालीन विनियोग निर्णय। इसमें हम लोग क्रियाशील पूंजी, वर्किंग कैपिटल का भी कहते हैं। इसमें हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, यानी कि जो हमें व्यवसाय को चालू रखने के लिए जो संपत्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे कैश इन हैंड, स्टॉक, या हमारा डेटर्स कितना है, या बैंक में हमारे पास कितना जमा है, ये सब हम लोग सुनिश्चित करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, ताकि इससे हमारा डे टू डे का जो व्यवसाय का खर्च है वो चल सके और व्यवसाय में तरलता बनी रहे, लिक्विडिटी बनी रहे, ताकि जो हमारे लाभ का उद्देश्य है वो प्राप्त हो सके। इसमें हम आगे देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, विनियोग निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक। पहला इसमें पॉइंट है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। जब भी कोई कंपनी विनियोग करती है तो वो विनियोग करती है, कहीं धन अपना राशि निवेश करती है, तो वो देखती है कि दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास कैश फ्लो नियमित रूप से आना चाहिए, ताकि वो जो भी निवेश करी राशि अपने व्यवसाय में उसे वो एनालाइज करती है और एक निवेश को इस तरह से करती है कि उसके व्यवसाय को कोई तरह का नुकसान ना हो और कैश फ्लो बिजनेस में बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विनियोग का प्रत्याय। अगर हम लोग के पास कई प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं व्यवसाय को चलाने के लिए, अगर दो प्रोजेक्ट है हमारे पास, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, अगर प्रोजेक्ट ए हमारे बिजनेस को 10% रिटर्न दे रहा है और प्रोजेक्ट बी अगर हमारे व्यवसाय को 15% रिटर्न दे रहा है, तो हम लोग इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो प्रोजेक्ट बी हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा और हम लोग प्रोजेक्ट बी का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क इन्वॉल्व्ड, यानी जोखिम की मात्रा कितनी शामिल है व्यवसाय में, क्योंकि बिना जोखिम के कहीं भी आय प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते। जोखिम व्यवसाय में तो उठाना ही पड़ता है, पर ऐसे जोखिम हमको उसके लिए भी एक उसका गणना करना पड़ता है, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमारे व्यवसाय में कितनी मात्रा में इसमें रिस्क इन्वॉल्व है कि जिसको हम लोग सहन कर सके। व्यवसाय में उतनी मात्रा की जोखिम को हम लोग को मात्रा को निवेश करना चाहिए जिसको हम लोग सहन कर सके, या जिसको हम लोग जोखिम की मात्रा को हम लोग उठा सके। तो मॉडरेट होना चाहिए जोखिम की मात्रा।
कि जिसको हम लोग उसको बियर कर सके, ताकि व्यवसाय में बहुत ज़्यादा जोखिम भी उठाने से तो हम लोग व्यवसाय में रिस्क हो सकता है और नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है या लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रिस्क इन्वॉल्व उतना ही होना चाहिए जितना हम सहन कर सके व्यवसाय में। नेक्स्ट है निवेश कसौटी, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में हम लोग देखते हैं कि हमारा रिटर्न कितना आ रहा है वो देखते हैं, रिस्क क्या इतना इन्वॉल्व है वो देखें, कैश फ्लो का मात्रा क्या है व्यवसाय में वो हम लोग देख रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी इन्वेस्टमेंट करते समय हम लोग कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है जो व्यवसाय को चलाने के लिए अति आवश्यक है। जैसे हमारे लेबर कॉस्ट कितना आएगा, मशीनरीज कितना मशीनरी में हम लोग को क्या तकनीक का प्रयोग करना है व्यवसाय में, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फाइनेंशियल मैनेजर को ये ज़रूरी कि वो सभी चीज़ को कंपेयर करे और अल्टरनेटिव चॉइस हमारे पास क्या है उनको ध्यानपूर्वक अध्ययन करे, और ताकि देख सके, वो निर्णय ले सके कि हमारे लिए अप्रोप्रिएट या सबसे उपयुक्त कहाँ इन्वेस्ट करना है, किन सोर्सों में इन्वेस्ट करना है फर्म के लिए उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, तो निर्णय वो ले सके। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर considered very important decision because of the following reasons. First, they are long-term decision and therefore are irreversible, means once taken cannot be changed. Second, involve huge amount of funds, and third, affect the future earning capacity of the company. तो इससे ये पता चलता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कितना महत्वपूर्ण है किसी भी व्यवसाय के लिए। नेक्स्ट सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। व्यवसाय में फाइनेंशियल मैनेजर को यह डिसीजन लेना पड़ता है कि वो कैसे फाइनेंस को अपना रेस कर सके ताकि व्यवसाय अच्छे से चल सके। इसमें हम लोग इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स एंड लोन एंड एडवांस फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस लेकर के भी अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं। तो इसमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि हमें कितनी मात्रा में ऑनर कैपिटल होना चाहिए और कितना मात्रा में हमारा बोरोड कैपिटल होना चाहिए। ऑनर्स कैपिटल अपना पूंजी होता है और उसी प्रकार बोरोड कैपिटल ऋण पूंजी होता है। फाइनेंशियल मैनेजर को कंपेयर करना होता है कि हमें किस में लाभ है और किस में दोष है। दोनों तरह के कैपिटल को वो कंपेयर करता है व्यवसाय के लिए, क्योंकि ऑनर्ड कैपिटल में हमारा इक्विटी को इशू करने में भी कई लागतें आती हैं और रिटर्न अर्निंग को भी यूज़ किया जाता है। और बोरोड कैपिटल में एक निश्चित दर से हमें ऋण चुकता करने के लिए उसमें ये इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है और रिस्क उसमें भी इन्वॉल्व है, बट वो कंपेयर करता है और दोनों तरह के ही पूंजी की व्यवस्था व्यवसाय के लिए करता है। फाइनेंशियल डिसीजन के अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजर यह निर्णय लेता है कि कितनी मात्रा में ऑनर्ड कैपिटल होगा और कितनी मात्रा में बोरोड कैपिटल होगा, उसका वो रेशियो निर्धारित करता है। नेक्स्ट इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय व्यवस्था संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले घटक। इसमें पहला है कॉस्ट, हम लोग लागत। इसमें ये देखते हैं कि अगर किसी भी व्यवसाय को चलाने में अगर वित्त का उधार लेना हो तो उसमें लागत नहीं आती, पर अगर हमें अपना पूंजी लगाना है तो उसमें कई प्रकार की लागतें आती है। तो लागत ज़्यादा आएगा तो हम लोग ऋण पूंजी को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। नेक्स्ट है रिस्क, व्यवसाय को चलाने के लिए रिस्क की मात्रा कितनी है व्यवसाय में ये देखते हैं। अगर जोखिम की तुलना करेंगे तो अगर हम लोग इसमें ज़्यादा रिस्क ऋण पूंजी में होता है और अपना पूंजी में कम रिस्क होता है, तो जोखिम की मात्रा अब ऑनर्ड कैपिटल में कम होता है तो हम लोग ऑनर्ड कैपिटल जोखिम की मात्रा से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन किसी व्यवसाय में अपना पूंजी में ज़्यादा होता है, नगद पूंजी में कोष की इतनी परवाह नहीं होती है। तो कंपनी को अगर कैश फ्लो का पोजीशन बनाए रखना है तो उसे स्वामित्व कोष प्रतिभूतियों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन, नियंत्रण का प्रभाव। इसके अंतर्गत अंशधारियों को अगर पूर्ण नियंत्रण व्यवसाय पर रहता है तो वो उधार की पूंजी या कोष का प्राथमिकता देते हैं। दूसरी तरफ अगर नियंत्रण खोने का उन्हें डर रहता है तो वो स्वामित्व कोष को ज़्यादा प्रतिभूतियों को
प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटेशन कॉस्ट अर्थात प्रवर्तन लागत। कई बार व्यवसाय को स्थापित करने के लिए हमें दलाल की कमीशन, अंडरराइटर्स, ये इक्विटी शेयर्स या शेयर्स इशू करने के लिए इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। प्रोस्पेक्टस, ये सब की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी लागतें कई बार बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसे में हम लोग कम लागत वाले कोर्सों को चुनेंगे जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो, उसका चुनाव हम लोग करेंगे। नेक्स्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अस्थायी परिचालन लागत। अगर किसी कंपनी को स्थापित करने में परिचालन लागत अधिक आती है और इसमें ज़्यादा खर्च होता है तो कंपनी ऐसे में ऋण पूंजी या उस पर ब्याज का जोखिम ज़्यादा नहीं उठा सकती है और ये आगे चल के ये गंभीर कठिनाई भी ले सकती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जहाँ ज़्यादा होगा तो हम लोग ऋण पूंजी को उसका नहीं चुनाव करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाज़ार। पूंजी बाज़ार में ये हम लोग देखेंगे कि अगर जब बाज़ार में तेज़ी रहती है तब अंश की कीमतें बढ़ी हुई रहती है और अंश को बेचना आसान होता है। वही मंदी काल जब रहता है तो उस समय लोग ज़्यादा ये ऋण पूंजी का चुनाव करते हैं क्योंकि उस समय उसकी मांग अधिक होती है। तो हम लोग बाज़ार की परिस्थितियों को देखते हुए भी हम लोग अपने सिक्योरिटीज़ का प्रतिभूतियों का चुनाव करते हैं कि बाज़ार में तेज़ी है या मंदी है, उसके अनुसार हम लोग अपने फाइनेंस का डिसीज़न लेते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ डिविडेंड डिसीज़न। जब कंपनी को लाभ होती तो वो उन लाभों को कैसे अपने शेयर होल्डर्स में और उसका कैसे किस मात्रा में उसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसका निर्णय लेना होता है। जब कंपनी को लाभ होती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है सरप्लस फंड्स को और साथ ही साथ कुछ फंड को वो संचय करके रखता है जिसे हम लोग रिटेन्ड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। क्योंकि आने वाले समय में क्या परिस्थिति होगी किसी को नहीं पता रहता है, इसलिए एक कंपनी अपने फंड को कुछ रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रखती है ताकि वो एडिशनल कैपिटल के रूप में उसे इंट्रोड्यूस कर सके आने वाले समय में, या फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, या रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है फ्यूचर में, इसके लिए भी वो इन कोर्सों का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीज़न। क्या क्या फैक्टर्स है जो डिविडेंड डिसीज़न को अफेक्ट करता है। पहला है अर्निंग। अगर हमारा अर्निंग अच्छा है, हाई है, तो हम अपने शेयर होल्डर्स को हाई रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे और अगर लो अर्निंग है तो भी हम लोग एक स्टेबिलिटी कोशिश करेंगे या लो रेट से ही डिविडेंड पे करेंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। हम लोग स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए डिविडेंड में एक नियमित रूप से डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई कभी लो देने से भी हमारा गुडविल ख़राब हो सकता है, इसलिए कोशिश करना चाहिए कंपनी को कि एक स्टेबिलिटी बनाए रखे अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। अर्निंग जो भी हो स्टेबिलिटी बना रहना चाहिए। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन अगर हाई सरप्लस कैश का होता है तभी हम लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। अदरवाइज कैश के शॉर्टेज होने पर या कम कैश फ्लो होने पर हम लोग लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, विकास की संभावनाएं। यदि अगर हमारे व्यवसाय में विकास की संभावनाएं हैं तो हमें ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपने लाभ को रिटेन करके रखना चाहिए, संचित करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में उस आय को, जब वो फंड को हम लोग रिटेन फंड को विकास के लिए, व्यवसाय के एक्सटेंशन के लिए उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, पूंजी बाज़ार तक पहुंच। यदि अगर हमारा पूंजी बाज़ार तक पहुंच है, शेयर अगर हमारे पूंजी बाज़ार में से एकत्रित करना फंड है तो हमें अधिक लाभांश देना चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स को ये लगे कि हमारा इसमें आय ज़्यादा प्राप्त होगा, तो लोग अधिक से अधिक हम
शेयर को प्राप्त करना चाहेंगे और हम लोग शेयर बाज़ार के थ्रू आसानी से ज़्यादा मात्रा में पूंजी एकत्रित कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ शेयर होल्डर प्रेफरेंस, अंशधारी प्राथमिकता। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला नियमित आय और दूसरा जो पूंजी लाभ के लिए इन्वेस्ट करते, विनियोग करते कंपनी में शेयर्स। जो रेगुलर इनकम के लिए करते हैं उसे एक हम लोग एक्सपेक्टेड इनकम वो चाहते हैं कंपनी से, तो उन्हें हम लोग नियमित रूप से उन्हें डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। और जो पूंजी लाभ के लिए लगाते हैं उसके लिए कंपनी स्वतंत्र रहती है कि वो उसे लाभांश कितना भी घोषित करे। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में कर नीति, इसमें बोरोड कैपिटल में हमारा टैक्स नहीं लगता है, ऑनर्ड कैपिटल जो होता है उस पर हमारा टैक्स लगता है। और अगर इसमें डिविडेंड डिक्लेयर करने पर अगर हमारा अधिक कर लगेगा तो हम लोग कम लाभांश घोषित करेंगे, और जस्ट इसके ऑपोजिट अगर लाभांश घोषित करने पर की स्थिति में हमारा कर उचित लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, तो हम लोग डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अगर हम लोग अपने अंशों का उचित अच्छा लाभांश घोषित करते हैं तो हमारे शेयर मार्केट में शेयर्स का वैल्यू बढ़ जाता है, और यदि हम लोग अपने अंशों पर कम लाभांश देंगे तो हमारे शेयर मार्केट में हमारा शेयर का वैल्यू कम हो जाता है। तो हमारा लाभांश घोषित करना सीधा शेयर मार्केट पर उसका असर डालता है कि हमारे शेयर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, इसका असर हम लोग शेयर मार्केट पे भी देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद इस क्लास में जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके साथ फिर उपस्थित होंगे।